प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक पेपर सॉल्व करते हैं और वो आप सभी को पता है कि 18 तारीख को मैथ्स का एग्ज़ाम है और कल का दिन शेष है, तो हम उसी बोर्ड के पेपर के अनुकूल एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इसी के बेस के लिए चलो अब देखते हैं। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है जो मेरे पास पेपर है उसके अंदर दिया हुआ है कि आपको जो फलन है वो r से r में है और f(x) की वैल्यू दी हुई है आपको x² + 5x + 9 और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, f इनवर्स 8 की। तो ध्यान देना, सबसे पहले आप सभी को बताया हुआ है कि लेट f इनवर्स 8 को आप क्या मान लो, x मान लेते हैं। अब आगे देखते हैं, ये इनवर्स जब यहाँ से हटेगा तो आगे जाके ये क्या बन जाएगा, 8 बराबर f(x). आप f इनवर्स इधर आते ही f(x) बन गया। अब f(x) की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 8 बराबर, ध्यान देना, f(x) की जगह आप लिखोगे x² + 5x + 9। अब इस प्लस के 8 को इधर ले जाते हैं तो यहाँ 0 बराबर x² + 5x, ये 8 इधर आते ही माइनस का होगा तो यहाँ कितना बचेगा, प्लस का 1। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन आप सभी को, आप चाहो तो इसको गुणनखंड विधि से सोल्व कर सकते हो। अगर गुणनखंड आपके पास नहीं बन रहे हैं तो आप श्रीधर आचार्य से सोल्व कर सकते हो। अब हम देखते हैं यहाँ श्रीधर आचार्य से जो द्विघाती सूत्र है। श्रीधर आचार्य का जो सूत्र है वो क्या होता है, x बराबर -b ± √b² -4ac अपॉन 2a। वैल्यू रखते हैं, a b c क्या होता है, a x² का गुणांक होता है, b x का गुणांक होता है और c अचर पद होता है। तो यहाँ a की जगह कितना माना जाएगा, 1, और c की जगह भी 1 और b की जगह 5। तो ये लो माइनस का साइन, b की जगह 5 प्लस माइनस रूट 5 का स्क्वायर 25 -4 × 1 × 1 अपॉन 2a × 1। ध्यान देना, माइनस के 5 प्लस माइनस 25, 4 को 1 से गुणा करते ही 4 आएंगे, 25 में से 4 जाएंगे 21, तो √21 और बटे 2। यहाँ प्लस माइनस के चिन्ह का मतलब है कि आप इसको एक बार प्लस ले सकते हो और एक बार माइनस ले सकते हो। और x क्या था, x क्या माना था आपने, f इनवर्स 8। तो आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिख दो, f इनवर्स 8 की जो वैल्यू है वो -5 + √21 बटे 2 या फिर -5 -√21 बटे 2। ये दोनों आंसर हैं आपके, क्योंकि ये समीकरण कौन सी थी, द्विघात समीकरण थी। और द्विघात समीकरण के कितने मूल आते हैं, 2 आते हैं, और दोनों आंसर हमने लिख के छोड़ दिए। यही हमें क्या करना था, निकालना था। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। जो 1 से 10 तक के क्वेश्चन आते हैं वो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान देना, साइन के अंदर √3/2 वैल्यू कितने डिग्री की होती है, 60 डिग्री की होती है, प्लस 2 का 2 यहाँ मल्टीप्लाई का साइन। कोस के अंदर √3/2 वैल्यू कितने की होती है, 30 डिग्री की होती है, प्लस tan के अंदर एक वैल्यू कितने डिग्री की होती है, 45 डिग्री की होती है, π/4। अब देखते हैं, इस 2 से ये 2 3 6 कैंसिल, कितना बचेगा, 3, π/3 तो ये तो हो गया 2π/3 प्लस π/4। अब हम इन दोनों का क्या ले लें, एलसीएम। 12 में 3 का भाग देते ही 4, 4 को 2 से गुणा करते ही 8π। 12 में 4 का भाग देते 3 और 3 को पाई से गुणा करते ही 3π। यहाँ कितना हो जाएगा, ध्यान देना, 11π/12। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। अब देखते हैं इसी का थर्ड में क्या दे रखा है, आपको एक मैट्रिक्स बनानी है A, वो AIJ के ऑर्डर में आपको दी हुई है। कितने इंटू कितने की बनानी है, 2 × 2 की। तो 2 × 2 की मैट्रिक्स कैसी होती है, A बराबर, ध्यान देना, A11 A12 A21 A22। ये वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले A11 की वैल्यू निकालते हैं, तो 1/2
2 एकम 2 -3, ध्यान देना 2 में से 3 गया माइनस का 1, पर ऊपर कौन लगाया हुआ है, मापांक, इसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 1 गुणा 1/2, तो कितना आएगा 1/2। इसी प्रकार A12 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2, यहाँ 1 लिखते ही 2 को 1 से गुणा करते ही 2, यहाँ 2 लिखते ही 3 × 2 6, 2 में से 6 गए, कितने बचेंगे 4, माइनस के मापांक है इसकी वजह से वो प्लस हो जाएगा, तो 1/2 × 4, तो आपका आंसर कितना आएगा 2। इसी प्रकार A21 1/2, यहाँ 2 पुट करते ही 2 × 2 4, -1 पुट करते ही 3, 4 - 3 कितना होता है 1, और 1 × 1/2 कितना आएगा 1/2। अब A22 1/2, 2 यहाँ पुट करते ही 4, -6, 2 भी यहाँ पुट कर दिया, 2 यहाँ पुट कर दिया, तब 4 - 6 कितना हुआ -2, कैंसिल होगा, -1, ये मोड के कारण क्या हो जाएगा प्लस का, वैल्यू पुट कर लो, इसलिए A बराबर कितना आएगा 1/2, 2, ये देखो 1/2, ये देखो 1, ये आपके इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। आपको 2 × 2 का इक्वेशन क्या करना था, निकालना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, ये और ये, इन दोनों मैट्रिक्सों के बीच में किसका साइन है, माइनस का। आपको घटाने हैं, घटा लो। कैसे घटाएंगे, 1 - 6 -2 -0, 1 - 0, 4 - 6, तो आपका आंसर कितना आएगा, वो देखो 1 में से 6 जाएंगे, कितना आएगा -5, -2, 1 में से 0 गया 1, 4 में से 6 गए -2। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ध्यान देना, ये है समाकलन का साइन। आपको समाकलन करना है और यहाँ चिन्ह किसका है, गुणा का। हम अवकलन में भी u × v का फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो समाकलन में भी u × v का फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है मैं वो बता रहा हूँ। ध्यान देना, वी नो दैट, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, वो लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन फर्स्ट × सेकंड और dx। ध्यान देना, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन, माइनस फुल इंटीग्रेशन dy/dx ऑफ फर्स्ट। मेरा कहने का मतलब है फर्स्ट का ये क्या होता है, अवकलन, और फिर इनटू सेकंड का समाकलन, और ये ब्रैकेट बंद, और फिर पूरे का समाकलन। ये होता है फर्स्ट × सेकंड का फॉर्मूला। अब इसमें फर्स्ट कौन सा मानना है, सेकंड कौन सा मानना है, अपनी इच्छा से नहीं माननी है, तो फिर कैसे करेंगे। अपनी इच्छा से नहीं मानने, तो हम हमेशा ध्यान रखें कि फर्स्ट × सेकंड मानने के लिए आपको एक बात बताते हैं, और वो नियम कौन सा होता है, आइलेट। वो नियम कौन सा होता है, आइलेट। I फॉर इनवर्स, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉग, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, और E फॉर e⁻x वाले पद। तो इनको हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम, जो प्रतिलोम फलन होते हैं उनको कहते हैं इनवर्स। और L फॉर लघुगणकीय फलन, और A फॉर बीजगणितीय फलन, और T फॉर त्रिकोणमितीय फलन, और E फॉर चरघातांकीय फलन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब बात करते हैं कि पहले इनवर्स, I फॉर इनवर्स, इसमें इनवर्स का पद है क्या, है। इसका मतलब हमें फर्स्ट इसको मानना है और सेकंड इसको मानना है। अब करना स्टार्ट करें। सूत्र ये कहता है कि फर्स्ट एज इट इज, ऐसा कैसा लिखूं, tan इनवर्स x, एज इट इज रख लिया। सेकंड का समाकलन करना है, इसमें सेकंड कौन है, x है। x का समाकलन क्या होता है, x²/2। अवकलन में तो घात आगे आती है, समाकलन में घात जुड़ती है और भाग में आता है। तो ये ध्यान देना, x का समाकलन होगा x²/2, फिर माइनस का साइन। अब देखो फुल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का क्या करना है, अवकलन करना है। फर्स्ट क्या है इसमें, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का अवकलन
आपने 7वीं एक्सरसाइज में पढ़ा था, और क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद सेकंड का समाकलन अभी किया था यहाँ पे, x²/2 कर लिया, इसका आंसर भी निकाल लिया और इसका निकाल लिया। अब ब्रैकेट में बंद करना है इन सभी को और फिर पूरे का समाकलन करना है। अब ध्यान ये देना कि ये 2 गुणा में है तो इसको बाहर लिख लेंगे, x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है कि x² को 1 से गुणा करते ही x² आता है, और नीचे कौन है 1 प्लस x²। इस 2 को हमने बाहर निकाल लिया। अब बताओ ये अंश और हर समान बनने का कोई तरीका है क्या? है। क्या हम 1 को ऊपर जोड़ लें और 1 को ही ऊपर से घटा लें? ये जोड़ने से क्या फर्क पड़ गया कि ये पहले वाले दोनों पद नीचे वाले के समान बन गए। बने या नहीं बने? हमने अंश में 1 जोड़ा और 1 ही घटाया। अब इतना करने के बाद जब आप इसको सेपरेट करोगे तो x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। और अब मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले मैं इस इतने के नीचे ये लिखूंगा। जब आप इतने के नीचे ये लिखोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, और कितना बचेगा 1। फिर ये माइनस का साइन, फिर 1 बचा, और अपोन में क्या लिखेंगे 1 प्लस x²। मेरा कहने का मतलब है जो चीज़ हर में होती है वो अंश के प्रत्येक भाग के नीचे आती है। अब देखते हैं आपका आंसर क्या होगा, x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। ध्यान देना 1 का समाकलन करना है। अवकलन तो 0 होता था 1 का, पर समाकलन 1 का क्या होता है, वही होता है जिसके सापेक्ष आप समाकलन करते हो। किसके सापेक्ष कर रहे हैं समाकलन? x के सापेक्ष। तो इस 1 का समाकलन कितना होगा, x होगा। अगर यहाँ 2 होता तो 2x होता, 5 होता तो 5x होता, माइनस 1/1 प्लस x² का समाकलन करना है। और समाकलन कैसे करेंगे? ये किसका अवकलन था? ये किसका अवकलन था? tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x²। तो समाकलन इसका व्युत्क्रम होगा, इसका वापस समाकलन कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x और प्लस c। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप अनिश्चित समाकलन करो उस टाइम आपको आंसर में एक कांस्टेंट राशि लगानी है और उसको हम कहते हैं स्थिरांक, और वो क्या लगाएंगे, c। अब चाहो तो आप इस माइनस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब कैसे करेंगे वो देखो। मैं यहाँ स्टेप लिख रहा हूँ, x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ध्यान देना इन दोनों में से 1/2 और tan इनवर्स x कॉमन आ रहा है, तो 1/2 tan इनवर्स x जैसे ही कॉमन लेते हो तो यहाँ क्या बचेगा, x² प्लस यहाँ क्या बचेगा 1, और आगे माइनस 1/2x प्लस c। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि a वेक्टर आपको दिया हुआ है, b वेक्टर आपको दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है, प्रक्षेप निकालना है। और प्रक्षेप निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना, प्रक्षेप आपको किस वेक्टर पे निकालना है, b वेक्टर पर प्रक्षेप निकालना है। आपको जिस वेक्टर पर प्रक्षेप निकालना है, आप सबसे पहले ये बात ध्यान रखना, a वेक्टर का b वेक्टर पर प्रक्षेप, b वेक्टर पर है ना, तो ये ध्यान रखना प्रक्षेप निकालने के लिए हमेशा
अंश में तो दोनों सदिशों का डॉट होता है और हर में उसी का परिमाण आता है जिसके आगे क्या लिखा होता है, पर। मतलब किस पे निकालना है आपको, बी वेक्टर पे निकालना है, तो बी वेक्टर का परिमाण और फिर पूरे का परिमाण भी आप लगा देना, क्योंकि दो सदिशों का अदिश गुणा ऋणात्मक हो सकता है परंतु प्रक्षेप कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो आप डॉट कैसे करोगे, देखो 4i केप माइनस 2j केप प्लस k केप डॉट, ध्यान देना 3i केप प्लस 6j केप माइनस 2k केप और अपॉन में किसका परिमाण निकालना है, बी वेक्टर का। ये रहा बी वेक्टर। परिमाण निकालने के लिए आई केप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे केप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के केप के गुणांक का स्क्वायर 4। अब इन दोनों का डॉट करेंगे। डॉट हमेशा खुद के साथ होता है। यहाँ 4i है, यहाँ 3i है, i डॉट i तो 1 होगा और 4 को 3 से गुणा करते ही कितना आएगा, 12। माइनस 2 को 6 से करते ही माइनस का 12, 1 को माइनस 2 से करते ही माइनस का 2 और अपॉन में कितना है, देखो 36 और 4 कितने हो गए, 40 और 9 कितने हो गए, 49। 49 का रूट कितना होता है, 7। फिर पूरे का परिमाण, ध्यान देना 12 से 12 कैंसिल हो गए, माइनस के 2/7, इसका मतलब प्रक्षेप लिखेंगे तब प्लस के 2/7 और आगे आप क्या लगा देना, इकाई। आप ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अगर ये ऐसा होता, ये पहले लिखा होता, ये बाद में लिखा होता और फिर लिखता प्रक्षेप ज्ञात करो, तो यहाँ फॉर्मूले में अपॉन में क्या आता, ए वेक्टर। ये बात ध्यान रखना आप, या पहले पर यहाँ लगा ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप ज्ञात करो, तब ए वेक्टर आता है हर में। अब ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आपको ए वेक्टर का परिमाण दिया हुआ है, बी वेक्टर का परिमाण दिया हुआ है, दोनों का डॉट दिया हुआ है और आपको निकालना है दोनों सदिशों के अंतर का परिमाण। तो सबसे पहले ये अंतर का परिमाण हो चाहे योग का परिमाण हो, हमेशा ध्यान रखना किसी भी सदिश का परिमाण निकालने के लिए आप पहले उसका क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, ताकि हमें सीधी वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, ध्यान देना, वी नो दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर कर लेता हूँ। स्क्वायर करने से ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। स्क्वायर कैसे करेंगे वो देखो, ए वेक्टर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो चाहिए, या फिर आप ऐसे लिख लो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब इनका मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ध्यान देना ए डॉट बी बी डॉट ए समान होते हैं, परंतु ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए समान नहीं होते। ये समान होते हैं तो ये डॉट है, ये एक समान ही है, तो इस पे हम क्या लगा देंगे, उसका ए बी है ये, तो माइनस का 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये प्लस बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। आपके सभी के पास आपके वैल्यू है, क्या क्या है, ए वेक्टर के परिमाण की जगह कितना लिखेंगे, 3 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, माइनस 2, इसकी वैल्यू भी आपको दी हुई है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 5, प्लस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर। तो अब ध्यान दो, ये हो गया 9, माइनस के 10 प्लस के 25, 25 और 9 कितने हो गए, 34, माइनस 10 करेंगे कितने आएंगे, 24। ये क्या आया है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर है। तो जैसे ही ये हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण निकलते ही रूट 24, और रूट 24 को आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 6, 4 का पूरा रूट कितना होता है, 2, और ये लिखेंगे 2 रूट 6। यही हमें क्या करना था, निकालना था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि आपको जो रेखा की समीकरण दी हुई है वो 3x + 1 है बराबर 6y - 2 है बराबर 1 - z है। ध्यान देना, दिक् कोसाइन निकालने के लिए रेखा का व्यापक पद क्या होता है वो लिख रहा हूँ। हम जानते हैं रेखा का व्यापक पद क्या होता है, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। तो मेरा कहने का मतलब है x, y, z सभी के गुणांक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। रेखा का समीकरण निकालने के लिए x, y, z के गुणांक 1 होने चाहिए 3D के अंदर। आप ध्यान देना, यहाँ x का गुणांक कितना है, 3 है, यहाँ y का गुणांक कितना है, 6, यहाँ z का गुणांक -1। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ, तब क्या बचेगा, x + 1/3। आगे देखो, यहाँ 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y - 2/6। 2/6 कितना होता है, 1/3 ही होता है। यहाँ माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो चिन्ह नहीं लगाएं, माइनस का 1 ले लें कॉमन। माइनस का 1 कॉमन लेने से ये z प्लस का बन जाएगा और ये 1 माइनस का बन जाएगा। अब क्या करेंगे इसका, अब क्या करेंगे वो देखो, मैं इस स्टेप को ये लिख रहा हूँ x + 1/3 अपॉन 1/3। लिख सकते हैं कैसे, x + 1/3, ये जो 3 गुणा में था इसको मैं हर में 1/3 लगा लिया, क्योंकि ये 3 ऊपर ही जाता है बाद में। ठीक इसी प्रकार इसको क्या लिख दूं, y - 1/3 और अपॉन में लिख लूँ 1/6। और ठीक इसी प्रकार इसको लिखूंगा, कर लिया इतना, इनसे कोई फर्क, इस लाइन से ये लाइन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं इसका कंपैरिजन इससे करो और ए बी सी की वैल्यू बताओ। दिक् अनुपात कितने कितने हैं, ए की जगह 1/3 है, बी की जगह 1/6 है और सी की जगह -1 है। अब ध्यान ये रखना, अनुपात कभी भी एक भिन्न राशि में नहीं होते हैं, इसलिए इन हरों को हटाने के लिए इन तीनों दिक् अनुपातों को हम 6 से गुणा कर देंगे। और जैसे ही आप 6 से गुणा करते हो, 6 से गुणा करते ही ये सब हट जाएंगे। अब क्या क्या आ जाएगा आपके पास, वो देखो, 6 से गुणा क्यों किया, क्योंकि 3 और 6 का लघुत्तम है वो 6 ही होता है। 2 आ गया, ये 1 हो गया और ये -6 हो गया। ये क्या आया है, दिक् अनुपात आए हैं। हमें क्या निकालने हैं, दिक् कोसाइन निकालने हैं। अब दिक् कोसाइन कैसे निकालते हैं दिक् अनुपातों से, ध्यान देना, दिक् अनुपातों से दिक् कोसाइन निकालने के लिए, दिक् कोसाइन को हम हिंदी में दिक्कोज्या भी कहते हैं, दिक् कोसाइन को हम हिंदी में दिक्कोज्या भी कहते हैं। अब LMN से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, दिक्कोज्या को। L और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं दिक् अनुपातों को A, B और C से। L की वैल्यू क्या होती है, A/√A² + B² + C²। ठीक इसी प्रकार M की वैल्यू होती है B/√A² + B² + C²। इसी प्रकार n की वैल्यू होती है C/√A² + B² + C²। मेरा कहने का मतलब है कि LMN के जो भी वैल्यू है उन सभी का हर √A² + B² + C² है। बस L में ऊपर A आता है, M में ऊपर B आता है और N में ऊपर C आता है। अब L बराबर A की वैल्यू कितनी है, 2/√, लगाता हूँ, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, -6 का स्क्वायर 36, तो 36 और 5 कितने हो गए, 37 और 4 41। तो इसका आंसर आ गया 2/√41। ठीक इसी प्रकार M का B की वैल्यू कितनी है, 1/√41 और N की वैल्यू C -6/√41।
ये हमारे पास तीनों अक्षों की दिक् कोजाएँ आ गई, दिक् कोसाइन आ गई। तीनों अक्ष कौन कौन से? 3D में 3 अक्ष होते हैं, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स। तीनों अक्षों की दिक् कोजाएँ आपके पास 2/√41, 1/√41, -6/√41 आ चुकी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में सेम आता है हर बार 1 नंबर का, कॉपी के अंदर करना होता है। किस प्रकार करते हैं? जैसे हम 10th क्लास में काम करते हैं ठीक उसी प्रकार असमीका को समीकरण रूप में परिवर्तित करने पर, समीकरण रूप में परिवर्तित करते हैं। समीकरण रूप में परिवर्तित करते ही 4x + 3y = 12 हो जाएगा। अब हम इसकी क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं। और टेबल कैसे बनाएंगे? यहाँ x और यहाँ y। जब आप x 0 रखते हो, ध्यान देना, x 0 रखने का मतलब ये पूरा 0, तो 3y = 12, तो y बराबर कितना आएगा? 4। अगर आप y 0 रखते हो, यहाँ 0 रखते हो, तो 4x = 12, तो x बराबर कितना आएगा? 3। ये हमने सारणी बना ली। अब हम ग्राफ बनाते हैं। एक बात मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब ऐसा क्वेश्चन हो, इस एक्सरसाइज का जब आप क्वेश्चन करते हो, चाहे वो ग्राफ हो, चाहे वो आपकी कॉपी हो, तो आप किस हिसाब से करोगे? आपको सिर्फ प्रथम चतुर्थांश का ग्राफ बनाना है। कारण क्या है? क्योंकि आपको आगे लास्ट में ये दोनों लाइनें दी हुई है कि x का मान ऑलवेज पॉजिटिव, y का मान भी ऑलवेज पॉजिटिव। x और y दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं? प्रथम चतुर्थांश में ही होते हैं। तो अब देखते हैं हम प्रथम चतुर्थांश में, ये x और ये yx। अब हम 1 2 3 4 ये 0 1 2 3 4 1 2 x की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0 है। y की वैल्यू कितनी है? 4। 0 ये रहा, y की वैल्यू 4 ये रही। x की 3, y की 0, ये 0 रही, x की 3 0। इन दोनों को आपको स्केल की सहायता से क्या कर लेना है? मिला लेना है। स्केल की सहायता से क्या कर लेना है? मिला लेना है। हमने मिला लिया। अब हमें चेक करना है कि इसका हल क्षेत्र इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा या मूल बिंदु से विपरीत होगा, ये बात चेक करेंगे। ध्यान देना, ये रेखा कहीं भी मूल बिंदु से होकर तो नहीं गुजर रही ना, मूल बिंदु से नहीं गुजर रही। इसका मतलब आप इसको मूल बिंदु से संतुष्ट करवा लो, पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ करूँगा असमीका को मूल बिंदु से संतुष्ट करवाने पर, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0,0 होते हैं। मैं यहाँ 0 0 रख रहा हूँ। 0 + 0 0 ही होता है, और ये छोटा है 12 से। ध्यान देना, ये कथन सत्य है या असत्य? 0 छोटा और बराबर होता है 12 से। 0 छोटा ही तो होता है 12 से। इसलिए अगर ये कथन सत्य होता है तो आपको इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ लेना है। मूल बिंदु की तरफ लेना है, इसका मतलब इसका हल क्षेत्र ये होगा। आप पेंसिल से जब एग्जाम में करो उस टाइम ये कर देना, आपको इसको डार्क करके दिखा देना। आप साइडों में इस पार्ट में डार्क मत करना, क्योंकि इस पार्ट के लिए आपको पाबंद नहीं किया हुआ। इस पार्ट में ये नेगेटिव होता है, इस पार्ट में दोनों नेगेटिव होते हैं, इस पार्ट में ये वैल्यू नेगेटिव होती है, और हमें सिर्फ कौन सी लेनी है? पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो इतना करना आपके सिलेबस में, आपके पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, और वो भी क्वेश्चन नंबर 9। अब एक इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन और आता है, वो आता है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें तो ये एक असमीका दी हुई होती है, और उस क्वेश्चन में आपको या तो 2 असमीकाएं या 3 असमीकाएं देता है, और यही काम करवाता है सेम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया हुआ है? 2PA = PB = 5/13।
तो ध्यान देना ये 2pa की वैल्यू 5/13 है, तो यहाँ 2 को आगे भाग में भेजेंगे तो pa की वैल्यू कितनी आएगी 5/26, ये 2 यहाँ गुणा में आ जाएगा। pb की वैल्यू आपको पता ही है 5/13, pa यूनियन b निकालना है और pa/b दिया हुआ है आपको क्या 2/5। ध्यान देना ये सहप्रतिबंध प्रायिकता है और सहप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है pa इंटरसेक्शन b/pb। ये जो हर में होता है वो नीचे आता है, अगर जो यहाँ b/a होता तो यहाँ क्या आता a। अस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फॉर्मूला होता है सहप्रतिबंध प्रायिकता का। सहप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूले में ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन होता है, जो उल्टा यू होता है उसको हम क्या कहते हैं इंटरसेक्शन, और जो सही तरीके से यू लिखा जाता है उसको हम कहते हैं यूनियन। अब ध्यान देना बराबर 2/5 दिया हुआ है आपको। pb की वैल्यू आपके पास है, pb की वैल्यू आपके पास कितनी है 5/13। ये pb किस में है भाग में है, आगे जाएगा तो गुणा में, और गुणा में कैसे आएगा वो देखो 2/5 और pb गुणा में pb का मान कितना है 5/13। तो देखो 5 से 5 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 2/13। ये किसकी वैल्यू आई है pa इंटरसेक्शन b की वैल्यू आई है, और हमें निकालना क्या था pa यूनियन b निकालना था। तो हमने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा है और एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, pa यूनियन b का फॉर्मूला क्या होता है pa प्लस pb माइनस pa इंटरसेक्शन b। देखते हैं pa की वैल्यू कितनी है 5/26 प्लस pb की वैल्यू कितनी है 5/13 माइनस pa इंटरसेक्शन b की वैल्यू कितनी आई 2/13। अब एक काम करो आप, इन सभी का हर या तो 13 है या 26 है। एक काम करें, इनको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लें, इसको भी 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लें, तो कितना बन गया 5 प्लस ये 10 हो गई 15 माइनस 4 हो गई, कितने बचे 11, और बटे में कितना है 26। इस प्रकार आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर आया pa यूनियन b की वैल्यू वो कितनी आई 11/26 आई। इसी प्रकार आपसे 1 से लेकर 10 क्वेश्चन आपके जो आते हैं वो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, और छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इनका बहुत बड़ा मैटर नहीं होता, और ज़्यादा से ज़्यादा ये शुरुआत के 2 या 3 पेज में निपटा लिया करो। आपको क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि फलन f है वो r से r में है और fx की वैल्यू है वो x³ - 5 है। ये कह रहा है कि आप f इनवर्स विद्यमान है तो f इनवर्स ज्ञात करो। तो ध्यान देना f इनवर्स विद्यमान होने के लिए हमने 11th क्लास में एक बात पढ़ी थी कि फलन एकेकी आच्छादक होना जरूरी है, फलन एकेकी आच्छादक होना जरूरी है। तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ कि माना 2 संख्याएं, माना 2 संख्याएं x1, x2 बिलोंग टू R। 2 संख्याएं माननी है आपको एकेकी आच्छादक होने के लिए। x1, x2 दोनों रियल संख्याएं होनी चाहिए, तब आपको ये लिखना है कि fx1 बराबर fx2। अब ध्यान देना कि fx की वैल्यू ये है तो fx1 की वैल्यू कितनी होगी x1³ + 5। fx2 की वैल्यू कितनी होगी x2³ + 5। ध्यान देना दोनों तरफ आप 5 घटा लो, 5 से 5 कैंसिल, तो x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब। तो मेरा कहने का मतलब है इसलिए दोनों संख्याएं समान हैं। तो ये तो है दिया गया फलन एकेकी है, क्या है एकेकी है। अब बात करते हैं आच्छादक की। फलन आच्छादक निकालने के लिए, फलन आच्छादक निकालने के लिए
आपको ध्यान ये रखना है कि फलन f(x) बराबर y लेना है। f(x) का मान यहाँ रखेंगे बराबर y है वैसा का वैसा। f(x) का मान कितना है, x³ माइनस 5 बराबर y। माइनस के 5 का पक्षांतरण कर लो आप, कितना आएगा, x³ बराबर y प्लस 5। तो x बराबर कितना आएगा, y प्लस 5 की पावर 1/3। ध्यान देना कि यहाँ y की वैल्यू आप कुछ भी रखो उसका घनमूल करना पड़ेगा, तब जाके हमें एक, मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ काल्पनिक मान नहीं आना चाहिए। कोई भी मान रखोगे उसका घनमूल निकलेगा। वो y की जगह 1 रखोगे तब तो 6 का घनमूल निकालना पड़ेगा, y की जगह 2 रखेंगे तब 7 का घनमूल निकालना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है हर प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब अलग अलग आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए फलन क्या है, आच्छादक है। और एक एक की आच्छादक फलन का ही क्या निकलता है। अतः दिया गया फलन एक एक की आच्छादक है, इसलिए f इनवर्स विद्यमान है। और f इनवर्स कैसे निकालते हैं, जो आपने काम किया है ये f इनवर्स ही है। ध्यान देना, यहाँ x निकालो तो ये f आगे जाके क्या बनता है, f इनवर्स y बनता है। x का मान निकालेंगे तो f इनवर्स y। तो मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए लिख देता हूँ, x बराबर y प्लस 5 की पावर 1/3। x की जगह क्या लिखोगे आप, यहाँ से x का मान बताओ, f इनवर्स y की वैल्यू कितनी है, y प्लस 5 की पावर 1/3। ये फलन किसके अंदर आ गया, y के अंदर, और हमें क्वेश्चन किसके अंदर दिया हुआ है, x के अंदर। इसका मतलब y के स्थान पर क्या कर दे पुट, x। y के स्थान पर जब आप x पुट करते हो तब आपका आंसर बन जाएगा x प्लस 5 की पावर 1/3। यही हमें क्या करना था, निकालना था। अब हमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको a दिया हुआ है, i दिया हुआ है, ये आपको ये भी दिया हुआ है। तब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू। सबसे पहले कह रहा है a²। चलो प्रश्न अनुसार लिखो आप, इसको 2 बार लिखो, 1 0 माइनस 1 7, 1 0 माइनस 1 7। आगे देखते हैं 8 है, a की वैल्यू 1 0 माइनस 1 7 प्लस ki, और i की वैल्यू क्या होती है, 1 0 0 1। इन दोनों का गुणा करते हैं, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ से गुणा होगी। अब देखो हम देखते हैं, 1 को 1 से गुणा करते ही 1, 0 को माइनस 1 से करते ही 0, 1 को 0 से करते ही 0, और 0 को 7 से करते ही 0, माइनस 1 को 1 से करते ही माइनस का 1, 7 को माइनस 1 से करते ही माइनस का 7, माइनस 1 को 0, 7 को 7 से करते ही 49। बराबर के बाद कितने बचे, 8 0 माइनस 8 56 प्लस k 0 0 k। ध्यान देना, जब आप इसको एलिमेंटों की तुलना करते हो, तो 1 0 माइनस 8 49 बराबर 8 प्लस के संगत अवयव जुड़ते हैं 0, माइनस 8 प्लस 0 56 प्लस के। तुलना कर लो आप, जैसे ही मान लो इनको समान करते हो तो 8 प्लस k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, समान मैट्रिक्सों के संगत अवयव समान होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 8 प्लस k की वैल्यू यहाँ 1 है, तो k बराबर 1 माइनस 8। तो आपका आंसर कितना आएगा, माइनस का 7 आएगा। ठीक इसी प्रकार अगर ये रखते तो भी गलत नहीं होता, 49 बराबर 56 प्लस k बराबर 49 माइनस 56, तो भी कितना आता, माइनस का 7 ही आता। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की।
आपको क्या कह रहा है कि x बराबर 0 पर सातत्य की जांच करनी है। आपको सातत्य की जांच करने के लिए हम सबसे पहले सतत होने के लिए जरूरी क्या है फलन, सतत होने के लिए प्रतिबंध क्या है कि आपको किस पर बात कर रहा है फलन की, 0 पर। तो f0 का मान भी उतना ही होना चाहिए जितना f0 माइनस 0 का होना चाहिए, उतना ही f0 प्लस 0 का होना चाहिए। ध्यान देना, ये तीनों वैल्यू समान होती है तब तो फलन सतत होता है, अन्यथा फलन सतत नहीं होता। और ये हम चेक करते हैं सबसे पहले f0 की वैल्यू प्रश्नानुसार। f0 की वैल्यू x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। अब हम बात करते हैं इस माइनस वाले को तो कहते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट और प्लस वाले को कहते हैं हम राइट हैंड लिमिट। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं LHL या बाईं सीमा लिख देना और RHL लिखो, उसको दाईं सीमा लिख देना। LHL निकालने का तरीका क्या है, f0 माइनस 0। इस 0 को हटाने के लिए आप लिखोगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h। h की जगह 0 लिखो, तो 0 लिखते ही ऐसा ही बन रहा है वापस। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ध्यान देना, f है, x के स्थान पर 0 माइनस h लिखना है। 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब x के स्थान पे आपको क्या लिखना है, माइनस h लिखना है। इसके अंदर लिखो e की पावर 1 अपॉन माइनस h माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन माइनस h प्लस 1। ध्यान देना, मैंने x के स्थान पे h लिख तो लिया, पर अब h की जगह कितना लिखना है, आपको 0 लिखना है। आप h की जगह 0 लिखो, तब आपका आंसर क्या आता है वो देखते हैं। e की पावर 1 बटे माइनस का चिन्ह था 0 माइनस 1, e की पावर 1 बटे माइनस का चिन्ह था प्लस 1। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि माइनस 1 बटे 0, 1 बटे 0 अनंत होता है, पर वो अनंत किसका हो गया, माइनस का। किसी की घात माइनस अनंत होने का मतलब ये होता है कि वो मान 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। तो e की पावर माइनस अनंत माइनस 1, e की पावर माइनस अनंत प्लस 1, तो 0 माइनस 1 बटा 0 प्लस 1। क्योंकि हम सभी जानते हैं e की पावर माइनस अनंत का मान 0 होता है, तो 0 लिख दिया। 0 माइनस 1 बटा 0 प्लस 1, तो माइनस 1 बटा 1। आपका आंसर कितना आ गया, माइनस 1। ध्यान देना, यहाँ आपका आंसर कितना था, प्लस 1, यहाँ आपका आंसर कितना आ गया, माइनस 1। इसका मतलब ये फलन यहाँ पे x बराबर 0 पे सतत नहीं है। अगर यही अलग अलग हो गए तो हमें RHL निकालने की ज़रूरत नहीं है। मान लो ये प्लस 1 का आ जाता तो हम क्या करते, RHL और निकालते। अब मैं RHL और निकाल के बता देता हूँ, हालांकि आप इतना करके भी आगे लिख सकते हो, क्योंकि दोनों वैल्यू समान नहीं है इसलिए फलन सतत नहीं है। अब देखते हैं RHL में क्या करना है, 0 प्लस 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f0 प्लस h, f x के स्थान पे 0 प्लस h, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ x के स्थान पे h लिखना है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, e की पावर x के स्थान पे h करना है 1 बटे h माइनस 1, e की पावर 1 बटे h प्लस 1। अब आपको ये कह दे ठीक है आप h की जगह 0 लिखो, आप क्या करोगे, e की पावर 1 बटे 0, 1 बटे 0 अनंत, और e की पावर अनंत है वो खुद अनंत ही होता है। प्लस इन्फिनिटिव अगर पावर में होती है तो उसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटिव ही होती है। e की पावर अनंत का मान e की पावर अनंत का मान अनंत ही होता है, पर e की पावर माइनस अनंत का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये ध्यान रखना, अगर यहाँ आप लिखोगे तो ये अनंत माइनस 1, अनंत में से
1 माइनस करेंगे तो अनंत ही बचेगा। इसका मतलब ये अनिर्धारीय रूप बन रहा है। क्या बन रहा है? अनिर्धारीय रूप बन रहा है। तो इसका समाधान करने के लिए क्या करेंगे? मैं एक काम करता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, मैं e की पावर 1/h कॉमन लेता हूँ। बोलो, ये पूरा कॉमन आ गया, तब यहाँ कितना बचेगा? 1 माइनस, यहाँ कॉमन आ नहीं रहा तो 1 के बट्टे में लिखना पड़ेगा, और वो घात ऊपर जाके फिर क्या बन जाएगी? -1/h। ठीक इसी प्रकार मैं यहाँ लिखूँगा 1 + 1 e की पावर -1/h। तो हमें देखो क्या करना है, इससे ये क्या हो गया? सेम थे, कैंसिल हो गए। अब h की जगह 0 लिखो। अब h की जगह 0 लिखते ही 1 - e की पावर -1/0 अनंत। ठीक इसी प्रकार माइनस अनंत, इनकी वैल्यू 0, 1 - 0/1 + 0, तो 1/1 बराबर 1। ध्यान देना, हमने तीनों वैल्यू निकाल ली, 1 -1 1। बताओ तीनों समान है क्या? नहीं है। अगर ये तीनों समान होते तो हम लिखते इतना करने के बाद, इसलिए, या पहले आप चौकी लगा लो, चौकी लगा के तीनों वैल्यू देखो। f0 -0 के बराबर है क्या? f0 + 0 के बराबर तो है, ये दोनों तो समान है, पर बराबर नहीं है 0 - 0 के। अगर ये तीनों समान होते तब तो मैं यहाँ लिखता x = 0 पर फलन सतत है, और नहीं, अब लिखेंगे यहाँ पर फलन सतत नहीं है। ये था आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 6 है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया हुआ आपको? इंटीग्रेशन √sec x + 1। तो सबसे पहले हम ध्यान ये रखना है हमें कि sec x होता है 1/cos x, और 1/cos x लिखते ही 1 + cos x होगा और अपॉन में cos x होगा। इतना करने के बाद ये dx, अब देखते हैं यहाँ आप चाहो तो यहाँ 1 - cos x से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1 - cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते ही 1 + cos x, 1 - cos x, cos x, 1 - cos x। अब आप ये बताओ, इस स्टेप से ये स्टेप आने में सिर्फ हमने क्या किया है? 1 - cos x का अंश और हर में मल्टीप्लाई किया है। अब हम देखते हैं, ऊपर वाला a + b और a - b है, तो a² - b², a² - b², तो a की जगह कौन है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस b की जगह cos है तो cos² x, और ये ऐसा का ऐसा 1 - cos x। 1 - cos² क्या होता है? sin² होता है। 1 - cos² sin² होता है, और ऊपर रूट है, इसका मतलब आप सीधा भी इसको लिख सकते हो sin x, और रूट यहाँ लगा दो cos x, और अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। ये लो, अब मैं एक काम करता हूँ, हर में cos है, अंश में sin है, तो मैं cos x को t मान लेता हूँ। cos x को t मान लेते हैं। जो मानते हैं उसका अवकलन करना है हमेशा। cos x का अवकलन क्या होता है? -sin x होता है, और t का अवकलन क्या होगा? dt/dx होगा x के सापेक्ष, और वो dx मैं कहाँ लगा देता हूँ? इधर ले आता हूँ। अब ध्यान देना, ये माइनस का साइन ऊपर आपको नहीं दिया हुआ है, तो आप इस माइनस के साइन को यहाँ लगा सकते हो। sin x dx को आप क्या लिखोगे? माइनस, और ऊपर dt लगा देते हैं, और नीचे रूट। ध्यान देना, cos x को आपने क्या माना है? t माइनस t²। इतना कर लिया। इतना करने के बाद देखते हैं आगे, -dt/रूट। एक बार मैं माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से।
इन दोनों में से माइनस का चिन्ह कॉमन लेने का मतलब है ये टी स्क्वायर किसका बन गया, प्लस का, और ये टी किसका बन गया, माइनस का बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट बंद कर दो, पर यहाँ एक द्विघात समीकरण बन रही है और द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से होल स्क्वायर बनाएंगे। पूर्ण वर्ग विधि क्या कहती है कि जिसकी घात 2 होती है उसका गुणांक 1 होना चाहिए, 1 है। फिर जिसकी घात 1 होती है उसके गुणांक का आधे का वर्ग एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो यहाँ गुणांक कितना माना जाता है, 1, और 1 का आधा 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो मैं एक काम करता हूँ, 1/4 जोड़ लेता हूँ, 1/4 घटा लेता हूँ। बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या? जो चीज़ जोड़ेंगे वही घटा देंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसका होल स्क्वायर है वो देखो, dt अपॉन रूट माइनस का साइन, ये है t - 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, इस माइनस के चिन्ह को वापस मैं अंदर भेजूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस dt अपॉन रूट 1/2 का होल स्क्वायर पहले आ जाएगा और माइनस t - 1/2 का होल स्क्वायर। ये माइनस का चिन्ह अंदर जाते ही ये पद पहले लिख दिया और ये पद बाद में लिख लिया। अब ध्यान देना, मैं आपसे एक बात वापस रिपीट कर रहा हूँ। हमने 7वीं एक्सरसाइज में ये पढ़ा था कि साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/√1 - x²। पर यहाँ क्या है वो देखो, dx अपॉन रूट a² - x²। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c का। ध्यान देना, इसमें a की जगह 1 रखो, वही फॉर्मूला बनेगा जो आपने 7वीं एक्सरसाइज में पढ़ा था। 1 रखते ही साइन इनवर्स x, 1 रखते ही 1/√1 - x²। यही तो होता है साइन इनवर्स x का अवकलन। इसका समाकलन ये होता है, इसका अवकलन ये होता है। साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/√1 - x² या 1 - x²। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है सेम यही कंडीशन है, फर्क कितना है, a की जगह कितना है 1/2 है, और कितना है x की जगह क्या है t - 1/2 है। इसी में रखते हैं पूरे में, तो आंसर कितना आएगा आपका, माइनस का साइन ऐसा का ऐसा, साइन इनवर्स x की जगह क्या लिखना है t - 1/2, a की जगह क्या लिखना है 1/2 और प्लस c। तो आंसर आएगा आपका माइनस का साइन इनवर्स, इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तब 2t - 1, 2t - 1 अपॉन 2, और वैसे ही अपॉन में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो अपॉन में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस c। तो आपका आंसर आएगा माइनस साइन इनवर्स 2t - 1 प्लस c। ध्यान देना, जो आपका क्वेश्चन था वो t के फॉर्म में नहीं था, आपने t किसको माना था, cos x को। तो आपको जहाँ भी t दिखाई देता है वहाँ वापस क्या रखो, cos x। तो आपका आंसर आएगा माइनस साइन इनवर्स 2 cos x -1 और प्लस c। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। आप चाहो तो कोई और तरीका है तो वो भी लगा सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा तरीका चलो मैं बताता हूँ, इसी का दूसरा तरीका और कौन सा है और क्या है। आप ऐसा भी लिख सकते थे, इस स्टेप के बाद की बात बता रहा हूँ, रूट के अंदर 1 + cos 1 + cos 2 cos स्क्वायर होता है, 2 cos स्क्वायर, और एंगल इसका हाफ आधा, तो x का आधा कितना होगा, x/2। यही होता है। 1 - cos होता तब यहाँ था 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है। अपॉन में cos x है और मैं इसको ये लिख दूँ 1 - ध्यान दे रहा 2 sin स्क्वायर x/2। cos 2 थीटा का
तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कौन आधा होता है, इस x का आधा कितना होगा, x/2। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में एक काम कर रहा हूं, इस स्टेप को ये लिख देता हूं, √2 बाहर, ठीक है। कोस स्क्वायर से कोस बन जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि रूट हट गया है, अपॉन रूट के अंदर ऊपर वाला रूट तो पूरा हट गया, 1 माइनस इस 2 को मैं ये लिख दूं, तब इस 2 को मैंने रूट लगा दिया और फिर ऊपर पूरे पे स्क्वायर लगा दिया। साइन x/2 का x/2 ऊपर स्क्वायर है, वो ऊपर स्क्वायर लगा दिया, इसका होल स्क्वायर यही तो होता है, यहाँ dx। अब क्या होगा, अब मैं वापस यहाँ लेट √2 साइन x/2 और इसको क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ। ध्यान देना, अब क्या होगा, जो हम मानते हैं समाकलन में उसका सदैव आपको अवकलन करना पड़ता है। √2 ऐसा कैसा, साइन का अवकलन क्या होता है, कोस, कौन ऐसा कैसा। अब इस x/2 का अवकलन कितना होगा, 1/2। x/2 का अवकलन कितना होगा, 1/2। t का अवकलन कितना होगा, dt अपॉन dx, और वो dx मैं इधर ले आता हूं। ध्यान दो, आपके पास शायद ये ऊपर पूरी चीज ऐसी की ऐसी है, √2 cos x/2 dx, तो इस 2 को इधर ले आओ, तो इस पूरे को हम क्या लिखेंगे, 2dt। इस पूरे को हम क्या लिखेंगे, 2dt, तो 2 तो बाहर और ये dt, 2 बाहर लिख लिया मैंने। अब रूट के अंदर 1 माइनस इस पूरे को आपने क्या माना था, t और t का स्क्वायर, बोलो, साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता था, तो यहाँ t है, बस फर्क इतना ही है। ये साइन सेम कंडीशन है, चेक कर लो, a की जगह 1 रख लो इसमें, तो ये पूरा फॉर्मूला किसका बन गया, 2 साइन इनवर्स t प्लस c। तो आपका आंसर आएगा 2 साइन इनवर्स t क्या माना था आपने, t क्या माना था आपने, √2 साइन x/2 प्लस c। आपका ये आंसर भी सही है और आपका ये आंसर भी सही है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोनों तरीके हैं, आप चाहो तो इस तरीके से कर लो, शायद आपकी बुक में ये तरीका होगा, ये नहीं है और ये छोटा भी है। अब बात करते हैं इस सदिश वाले क्वेश्चन की। सदिश वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखना आप, सदिश वाले क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है वो देखो, कि a वेक्टर को i कैप के साथ क्रॉस करो, a वेक्टर को j कैप के साथ क्रॉस करो, a वेक्टर को k कैप के साथ क्रॉस करो। तो ध्यान देना, मैं एक काम करता हूँ, लेट a वेक्टर बराबर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ध्यान देना, हमने क्रॉस करना है। सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, a वेक्टर क्रॉस i कैप, a वेक्टर क्रॉस i कैप। मैंने a वेक्टर को मान लिया है एक ऐसा सदिश xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो a वेक्टर की जगह ये लिखना है xi प्लस yj प्लस zk, और क्रॉस करना है i कैप के साथ, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया है। a वेक्टर क्रॉस i कैप बराबर, ये i कैप क्रॉस होगा अंदर, ध्यान देना, x i कैप क्रॉस i कैप, क्रॉस सदैव समान का शून्य होता है और असमान का ही आंसर आता है, पर डॉट सदैव समान का 1 होता है। तो क्रॉस i कितना हो जाएगा, 0, प्लस y j क्रॉस i प्लस z k क्रॉस i। ध्यान देना, ये तो 0 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। j क्रॉस i क्या होता है, माइनस का की, j क्रॉस i क्या होता है, माइनस का की।
के क्रॉस आई प्लस का जे, ए वेक्टर क्रॉस आई के ऊपर क्या है, स्क्वायर। पहले परिमाण निकालो, पहले परिमाण निकालो, ये परिमाण का साइन है। परिमाण निकालने का तरीका क्या होता है, रूट आई कैप का गुणांक का स्क्वायर, आई कैप तो इसमें है ही नहीं, तो जे कैप के गुणांक का स्क्वायर, के कैप के गुणांक का स्क्वायर। के कैप का गुणांक क्या है, माइनस का वाई, और इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का वाई स्क्वायर। हमें इतना ही थोड़ी था, इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगाने का मतलब है इस पे भी स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर प्लस है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आपने आई को सरल किया तब यहाँ वाई और जेड आए, एक्स नहीं आया। तो मेरा कहने का मतलब है इसी प्रकार मैं सभी अलग अलग सोल्व नहीं करूँगा। ए वेक्टर क्रॉस जे कैप के परिमाण का स्क्वायर क्या होगा, सिर्फ जे का गुणांक y माना है हमने, y नहीं आएगा बाकी दोनों आएंगे। यहाँ y नहीं आएगा तो बाकी कौन कौन आएंगे फिर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी प्रकार ए वेक्टर क्रॉस के कैप, के कैप किसका गुणांक है, जेड है, इसमें जेड नहीं आएगा बाकी दोनों लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस। मेरा कहने का मतलब है आप चाहो तो इन तीनों को अलग अलग निकाल सकते हो, आंसर यही आएगा। आई वाले में कौन नहीं आया, एक्स नहीं आएगा, तो फिर जे वाले में वाई नहीं आएगा और के वाले में जेड नहीं आएगा। तीनों को हमें क्या करना है, तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो आप जब तीनों को जोड़ते हो, यहां लिख देना, समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर 1 2 और 3 आप जोड़ते हो तो ये पूरी की पूरी ये साइड बनेगी, पूरी की पूरी ये साइड बनेगी। और इसका आंसर कितना होगा, ध्यान देना, ए वेक्टर क्रॉस आई कैप, ए वेक्टर क्रॉस जे कैप, ए वेक्टर क्रॉस के कैप। मैं थोड़ा सा ये काम शुरुआत में जो बात मानी थी उसी का भी कर लेता हूं। ए वेक्टर ये था तो ए वेक्टर का परिमाण बताओ, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, इस पे स्क्वायर लगाएंगे तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये जोड़ते ही एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मेरे हिसाब से ये सभी डबल डबल आ गए, तो इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। तो 2 कॉमन लेते ही ऊपर देखो ये वैल्यू किसकी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसकी वैल्यू थी, ए वेक्टर के परिमाण के स्क्वायर की। तो ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, यही आपकी कौन सी साइड है, आर एच एस, आर एच एस देख लो, 2 ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। तो ध्यान ये रखना है, आप चाहो तो इतना इतना 3 बार भी कर सकते हो, और मैंने एक बार करके ठीक इसी प्रकार लिख के दोनों लिख दिए, फिर तीनों का ऐड कर दिया। कई बच्चे क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में रखते हैं ए वेक्टर की जगह आई एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, ब्रैकेट लगा के बाहर आई क्रॉस आई के, इसी प्रकार इसमें, इसी प्रकार इसमें। इसमें थोड़ा लंबा होता है, बाकी आपकी इच्छा है, आप उसी से करोगे तो भी गलत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ऐसा ये क्वेश्चन आपका सेकंड एक्सरसाइज का है, और पता है आपको tan a प्लस बी, ये इस पूरे को थीटा मान लें, तो मैं यहाँ लिखूँगा लेट 1/2 कोस इनवर्स a अपॉन बी, और इसको क्या मान लें, थीटा मान लें। ऐसा क्यों कर रहे हैं, tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे बाद में, तो यहाँ बन जाएगा tan, पहले इससे मैं 1 2 वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ 2 डिवाइड में है, आगे जाते ही मल्टीप्लाई में, तो मेरा कहने का मतलब है कोस इनवर्स a अपॉन बी की वैल्यू क्या आएगी, 2 थीटा। इस कोस इनवर्स को आगे भेजो, तो a अपॉन बी किसकी वैल्यू होगी, कोस 2 थीटा की। इतना लिख के छोड़ दो, आगे कहीं काम आएगा तो। अब आगे देखते हैं tan, आप LHS सोल्व करो,
यहाँ क्या आ गया, π/4 प्लस थीटा प्लस tan π/4 माइनस थीटा, tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी, दोनों फॉर्मूले लगा रहा हूँ मैं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद रखने का तरीका यही है कि आप अंश में वही साइन लगाओ जो यहाँ पे है, देख लो, और हर में उसका अपोजिट लगता है हमेशा। tan π/4 होता है 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 गुणा tan थीटा, तो tan थीटा ही होगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस, आप इसका एलसीएम वगैरह लेते हो या सीधा करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने का मतलब दोनों का होल स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तब दोनों का गुणा ही करते हैं। जब दोनों का गुणा करेंगे तो ये एक अपने आप में एक सर्वसमीका है। अब देखते हैं, ये दोनों ब्रैकेट समान है, सिर्फ बीच का चिन्ह चेंज है। तो मैं एक बात यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि वी नो दैट, हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2ab से 2ab कैंसिल होगा और ये बनेगा 2 ब्रैकेट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 2 ब्रैकेट ऑफ a स्क्वायर, a किस गया 1, प्लस b स्क्वायर, b किस गया कौन है 10, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस b का स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा। अब मैं एक काम करता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता, पर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। तो मैं इस ब्रैकेट को इस डिवाइड के अंदर ले आता हूँ, 2 अपॉन, ध्यान देना पहले ये लिख रहा हूँ मैं, और इसके अपॉन में ये लिख देता हूँ, और किसी के ध्यान में है तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, किसके पदों में, tan के पदों में। तो मैं यहाँ लिखूँगा 2 अपॉन cos 2 थीटा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखना, 2 अपॉन cos 2 थीटा का मान कितना था, ऊपर से देखो, cos 2 थीटा का मान a अपॉन बी, और ये b कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2b अपॉन a। यही आपकी कौन सी साइड थी, RHS। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के जो अथवा में दिखाया हुआ है उसकी बात करते हैं। यहाँ tan इनवर्स 1 अपॉन a माइनस 1, tan इनवर्स 1 अपॉन x, ये पद दोनों छोटे छोटे हैं, इनको एक तरफ कर लो, ये थोड़ा बड़ा है, ये साइड में रहने दो। तो देखते हैं हम tan इनवर्स 1 अपॉन a माइनस 1 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन x, और बराबर के बाद दिया हुआ आपको tan इनवर्स 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ध्यान देना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं। हम जानते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यही होता है। अब देखते हैं tan इनवर्स x के स्थान पे 1 अपॉन a माइनस 1, y के स्थान पर 1 अपॉन x, 1 प्लस 1 अपॉन a माइनस 1, 1 अपॉन x, और बराबर के बाद में आपको tan इनवर्स 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ध्यान देना, बराबर से पहले भी tan इनवर्स का पद है, बराबर के बाद भी tan इनवर्स का पद है, तो तुलना करते हैं तो ये tan इनवर्स तो हटा दो, और ये x यहाँ पे माइनस a प्लस 1। ध्यान देना, ये कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले से, और x ब्रैकेट ऑफ a माइनस 1 प्लस 1 बराबर 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ध्यान देना, x
माइनस ये लिखेंगे तब माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस ए प्लस 1, ये पूरा इधर ले आया प्लस 1 बराबर के बाद ऐसा का ऐसा। अब देखते हैं ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ए स्क्वायर, x को इससे करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, x को इससे करेंगे तो प्लस का x, माइनस ए को इससे करते ही माइनस का ए क्यूब, माइनस ए को इससे करते ही प्लस का ए एक्स, माइनस ए को इससे करते ही माइनस का ए, एक से करते ही प्लस का ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इन दोनों का करेंगे तब ए एक्स माइनस एक्स प्लस 1। ध्यान देना कोई सेम है तो आप वो उसको कैंसिल कर सकते हो, माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, एक से एक कैंसिल, ए एक्स से ए एक्स कैंसिल, कितना बचा अब देखते हैं। इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से मैं ए स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तब यहाँ क्या बचेगा एक्स माइनस ए क्यूब में से ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बच गया ए। अब ध्यान देना, अब मैं ये और एक ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का ए स्क्वायर है, मैं एक काम करता हूँ माइनस का चिन्ह कॉमन लेता हूँ तब यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर, और क्या बच गया प्लस एक्स माइनस ए, ये बच गया बराबर के बाद 0, कुछ नहीं बचा सब लिख लिए। अब देखते हैं x माइनस ए और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस ए, इसको x प्लस ए एक्स माइनस ए लिख सकते हैं प्लस x माइनस ए, पूरे में से x माइनस ए क्या ले लें कॉमन, तब यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, माइनस का चिन्ह अंदर भेजो, माइनस एक्स माइनस ए और प्लस का 1। दो गुणनखंडों का गुणा 0 होने के लिए x माइनस ए बराबर 0 करते ही तो x बराबर a आएगा, और इसके बराबर 0 करते ही, इसके बराबर 0 करते ही माइनस एक्स के पद को आगे भेज दो तो ये प्लस का x, ये लो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। देखो 2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस बी प्लस सी होना चाहिए, ध्यान देना ए बी प्लस 2c, ये ए रहा ये बी रहा, इसमें ए जोड़ते ही 2a, इसमें बी जोड़ते ही 2b और 2c खुद है ही, इसका मतलब इन तीनों को हम जोड़ते ही c1 c2 c3 तीनों को जोड़ते ही 2a प्लस 2b प्लस 2c बनेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ c1 टेंडिंग टू c1 प्लस c2 प्लस c3, और तब आपके पास इन तीनों को जोड़ते ही 2a प्लस 2b प्लस 2c, इसी में भी है इसी में भी है, और ये पूरा पद यहाँ क्या बन जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी, और बाकी सेम लिख लो आप a b प्लस सी प्लस 2a, a यहाँ b c प्लस a प्लस 2b। ध्यान देना c1 में से 2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, आप जैसे ही इसको कॉमन लेते हो तो 2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस बी प्लस सी कॉमन लोगे तब आपके पास यहाँ क्या बचेगा 1 1 1, और a b प्लस सी प्लस 2a, a b c प्लस a प्लस 2b। ध्यान देना मैं एक काम करता हूँ r1 में से r2 घटाता हूँ, कारण क्या है 1 माइनस 1 0, b माइनस बी 0, कितने 0 बन जाएंगे 2 0 बन जाएंगी। तो अब देखते हैं हम r1 टेंडिंग टू r1 माइनस r2, तो 2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस बी प्लस सी, 1 माइनस 1 0, a माइनस का चिन्ह करते ही माइनस बी माइनस सी माइनस 2a, a माइनस 2a माइनस का a माइनस बी माइनस सी, तो माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तब a प्लस बी प्लस सी बनेगा, b माइनस बी 0, ये ऐसा का ऐसा, जिसका काम कर रहे हैं उसी में चेंज करना है, बाकी सेम रखना है आपको c प्लस a प्लस 2b। ध्यान देना r1 में से a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, आप जैसे ही r1 में से a प्लस बी प्लस सी, एक तो बाहर था एक और कॉमन आते ही यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ कितना बनेगा 0 माइनस 1 0, 1 1 b प्लस सी प्लस 2a, a
बी सी प्लस ए प्लस 2b। आप चाहो तो a प्लस बी प्लस सी एक और बना सकते हो, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करने का मतलब है R2 में से R3 माइनस करेंगे, R2 माइनस R3 माइनस करते ही क्या बचेगा, 2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ध्यान देना काम R2 का हो रहा है, R1 को ऐसा का ऐसा, R3 को ऐसा का ऐसा, इसमें से ये घटाते ही 0, इसमें से ये घटाते ही माइनस ए होगा, 2a माइनस ए और ऊपर b प्लस सी है तो a प्लस बी प्लस सी। इसमें से यहाँ माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, b माइनस 2b माइनस b, तो माइनस का चिन्ह कॉमन लेते ही a प्लस बी प्लस सी बनेगा। बताओ R2 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है। तो ये R2 में से जैसे ही आप कॉमन लेते हो तो यहाँ पावर कितनी आ जाएगी, 2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और यहाँ क्या बचेगा 0 0 1 माइनस 1 और यहाँ 1 बचेगा और a 0 यहाँ माइनस 1 बचेगा क्योंकि a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेते ही माइनस का चिन्ह बचा, c प्लस ए प्लस 2b। ध्यान देना जो आपको सिद्ध करना था वो पूरा का पूरा मैटर आपके सामने है, इसका मतलब इसका मान सिर्फ कितना आएगा, 1 आएगा। आप करके देख लेना, यही आएगा 2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यही आपकी कौन सी साइड थी, RHS। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या दिया हुआ है कि ये a की वैल्यू है, ये प्रूव करो पहले, उसके बाद आप a इनवर्स की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले देखते हैं a स्क्वायर, हमें प्रूव क्या करना है वो देखते हैं। LHS a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i। तो ध्यान देना a स्क्वायर माइनस 8 5 2 4 माइनस 8 5 2 4 प्लस 4a माइनस 8 5 2 4 माइनस 42 i की वैल्यू 1 0 0 1। ध्यान देना अब हम गुणा कर रहे हैं इसको, माइनस 8 को माइनस 8 से गुणा करते ही 64, 5 को 2 से करते ही 10, माइनस 8 को इससे करते ही माइनस के 40, 5 को 4 से करते ही 20। अब ये करेंगे 2 को माइनस 8 से करते ही माइनस के 16, 4 को 2 से करते ही 8, 2 को इससे करते ही 10, 4 को इससे करते ही 16। आगे देखते हैं प्लस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 32 20 8 16 माइनस के 42 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 42 0 0 42। ध्यान देना ये हो गए आपके 74 प्लस माइनस तो माइनस के 32 और माइनस के 42। ठीक इसी प्रकार माइनस 20 प्लस 20 माइनस 0, माइनस के 8 प्लस के 8 और माइनस के 0, 26 प्लस के 16 माइनस के 42। ध्यान देना ये माइनस के 74, ये प्लस के 74, ये 20, ये माइनस के 20, 8 ये माइनस के 8, 36 और 16 42 होते हैं और ये भी 42। तो आपके पास क्या आ गया 0। यही आपकी कौन सी साइड थी, RHS। ये बनाने के बाद आपको क्या निकालना था, A इनवर्स निकालना था। जब ऐसी समीकरण आपको दी हुई हो तो आपको इनवर्स निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसी समीकरण को आप A इनवर्स से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 को, इसको समीकरण 1 दे देना, समीकरण 1 को A इनवर्स से गुणा करना है आपको। A इनवर्स से गुणा करेंगे तब क्या आएगा, A स्क्वायर A इनवर्स। ध्यान देना प्लस 4A A इनवर्स माइनस 42I A इनवर्स बराबर 0 को आप चाहे किसी से भी गुणा करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आधार समान है, घातें जुड़ेगी, 2 और माइनस 1 जोड़ने पे 1 बचता है। तो ये A और A इनवर्स मल्टीप्लाई होने पे क्या बनता है, I बनता है। तो प्लस 4I माइनस I से कोई फर्क नहीं पड़ता मैट्रिक्स गुणा में होने पर। तो ये माइनस का 42 A इनवर्स से आगे जाते ही प्लस का हो जाएगा। A कितना है, माइनस 8 5 2 4, 4I की वैल्यू होती है 4004 और 42 A इनवर्स। ध्यान देना आपका आंसर ये 42 गुणा में है, ये तो हो जाएगा 1/42 भाग में, माइनस 8 प्लस 4 तो माइनस का 4, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 4 8 और ये A इनवर्स।
यही हमें क्या करना था, निकालना था। इसी की सहायता से हमने ए इन्वर्स निकाला है। अगर इसी की सहायता से नहीं निकालते तब क्या करते, ए इन्वर्स का फॉर्मूला लगाते, और ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए वाले फॉर्मूले से भी आंसर यही आता। पर इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन हो तब हमेशा आपको इसकी सहायता से ही क्या निकालना है, ए इन्वर्स। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं होती तो ये इन्वर्स नहीं निकलता। ये भी प्रूव होना चाहिए, तत्पश्चात ही ये इन्वर्स पॉसिबल है। अब हम देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया आपको कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसके लिए यह फलन निरंतर वर्धमान हो या निरंतर ह्रासमान हो। तो ध्यान से सुनना। आपको सबसे पहले वर्धमान और जब ह्रासमान की बात करता है तब आपको दिए गए फलन का क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन कैसे करेंगे, ये 3 आगे आएगा तब माइनस का 6x², ठीक है, प्लस का 6x और प्लस के 12x का अवकलन ओनली 12 होता है क्योंकि x का 1 हो जाएगा, और 25 का अवकलन 0, कांस्टेंट राशि का अवकलन 0 होता है। अब हमें जो पॉइंट निकालने हैं आपको, और वो पॉइंट किस प्रकार निकालेंगे वो देखो। फलन वर्धमान होने के लिए, फलन वर्धमान होने के लिए, वर्धमान या ह्रासमान होने के लिए ध्यान रखना, फलन वर्धमान होने के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ये होना ज़रूरी है। पर हम इसी तरीके से न करते हुए पहले आप क्रांतिक बिंदु निकालो। और क्रांतिक बिंदु किस प्रकार निकालते हैं कि जो आपने अवकलन किया है उसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालो आप। माइनस का 6x² प्लस का 6x प्लस 12 बराबर 0। ध्यान देना, माइनस का 6 कॉमन आ रहा है तो x² माइनस x और माइनस के 2, तो आपके पास x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अब ध्यान देना, एक के ऐसे टुकड़े बताओ जो गुणा करने पे 2 आते हैं, तो -2 + 1, तो मैं इसको ऐसा लिख लूँ x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2। माइनस x के स्थान पे मैंने ये लिख दिया -2x प्लस x। गुणनखंड विधि से 2 के जोड़े बनाओ, जब इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2, प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2। तो एक टुकड़ा तो आपके पास x माइनस 2 बन गया और एक आपके पास x प्लस 1 बन गया। अगर आप x माइनस 2 बराबर 0 लेते हो तब तो आपके पास x बराबर कितना आएगा, 2। अगर आप x प्लस 1 बराबर 0 लेते हो तब आप x बराबर कितना आएगा, -1। ये जो क्रांतिक बिंदु निकालने के बाद आपको संख्या रेखा पर अंकित करने हैं। किस पर अंकित करने हैं, संख्या रेखा पर। इधर प्लस का इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस का इन्फिनिटी होता है। x की कितनी वैल्यू है आपके पास, 2 वैल्यू। x की वैल्यू एक तो +2 है और एक -1 है। बताओ ये दोनों संख्याएं हैं, ये -2 होगी, ये +2 होगी या -1 होगा, ये -1 होगा और ये +2 होगा, क्योंकि इधर संख्याएं प्लस की होती है और इधर संख्याएं माइनस की होती है। तो ऐसे मत कर देना -1 यहाँ लिख दो और 2 यहाँ लिख दो, गलत हो जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा अंतराल वर्धमान है और कौन सा अंतराल ह्रासमान। 99% क्वेश्चन ये डिपेंड करता है कि अधिकतम घात का चिन्ह कैसा है। अधिकतम घात का चिन्ह कैसा है, ऋणात्मक है, तो आप शुरुआत ऋणात्मक से कर दो। ये पार्ट माइनस का है, ये पार्ट प्लस का है, ये पार्ट माइनस का। प्लस वाले वर्धमान होते हैं, माइनस वाले ह्रासमान होते हैं। हालांकि इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, ध्यान से सुनना। 3 अंतराल बन गए आपके पास। अंतराल सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, -∞ से -1 वर्धमान है या ह्रासमान, ये बात हम चेक करते हैं। -1 से इधर की कोई एक संख्या दे, सोचो आप, -1 से ठीक इधर -2 होता है ना, तो आप x के स्थान पर -2 लो और f डैश x में रखो। हमेशा ध्यान रखना, इस पार्ट में से एक संख्या आप ले लो और वो वैल्यू आपको f डैश x में रखनी है। f डैश x क्या था, ये था। तो
माइनस के 6x²। और अगर ये नहीं रखते हो तो आप थोड़ा सा ध्यान रखा करो, यही लाइन आगे जाके सोल्व करते करते माइनस के 6 को हमने छोड़ दिया, बाकी ये दोनों ब्रैकेट थे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -6 x-2 और x+1। कुछ समझ में आया होगा? माइनस यही है, -6 हमने कॉमन ले लिया, इसको डिवाइड में भेज दिया था, इसके टुकड़े किए थे गुणनखंड x-2 x+1, ये लिख दिए और माइनस का 6। ऐसा क्यों किया? अब जल्दी कैलकुलेशन होगी। f' -6 -2 यहाँ रखना, -2 कितने हो जाएंगे? -4 -2 यहाँ रखना। तो आपका आंसर क्या आएगा वो बताओ? -6 -4, ध्यान देना, -1। बताओ जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? माइनस माइनस माइनस, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक है, ऋणात्मक का मतलब f' का आंसर 0 से छोटा है। नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा है, और 0 से छोटा होता है उसको हम ऋणात्मक है, ऋणात्मक को हम क्या कहते हैं? ह्रासमान, डिक्रीजिंग। और अगर ये प्लस का होता तो हम क्या कहते? इंक्रीजिंग, मतलब वर्धमान। ठीक इसी प्रकार ये तो हमने कर लिया, इसलिए अंतराल कौन सा? अंतराल कौन सा? -∞ से -1 क्या है? क्या है? ह्रासमान, डिक्रीजिंग। ठीक इसी प्रकार मैं आगे वाला चेक करता हूँ, -1 से 2। अंतराल -1 से 2 के बीच में कोई एक संख्या बताओ। -1 से 2 के बीच में कोई भी एक संख्या बता दो, आप कहो तो 0 ले लेंगे। -1 से 2 के बीच में होता है 0, रखते हैं x बराबर 0 पर। f' की वैल्यू क्या थी? -6 x-2। ये -6 मत भूल जाना, आप कहीं इसको ही लिख लो, ये -6 साथ में रखना है। अब 0 रखो, यहाँ 0 रखते ही -6, 0 रखते ही -2, 0 रखते ही 1। बताओ आंसर बताओ इसका। -6 -2 प्लस के बारे 1 से गुणा करते ही प्लस के बारे, मतलब f' की वैल्यू क्या आ रही है? धनात्मक। मतलब f' यहाँ क्या आ रहा है? >0। प्लस की वैल्यू आ रही है ना, और प्लस की वैल्यू आती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्धमान। और माइनस क्या आई थी तब, क्या कहा था? तो ये क्या आ गया? वर्धमान का। ठीक इसी प्रकार जो अगला अंतराल है 2 से +∞ का, 2 के बाद क्या आता है? 3। x बराबर 3 पर चेक कर लो आप, f' -6 x-2 x+1, f' 3 रखो यहाँ, -6, 3 -2 1, 3 + 1 4, 4 को 1 से गुणा करते ही 4, 4 को -6 से गुणा करते ही -24। बोलो, -24, मतलब f' की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब f' की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है। छोटी आ रही है तो ये अंतराल कौन सा हो गया? ह्रासमान। अब बताओ ह्रासमान के अंतराल कितने हो गए? 2। वर्धमान का अंतराल कितना बचा? 1। तो इसलिए लिख देना, इसलिए वर्धमान को तो अंतराल कौन सा आपने कहने? वर्धमान का जो अंतराल है वो -1 से 2 है, और ह्रासमान का जो अंतराल है वो -∞ से -1 है। फिर यूनियन लगा देना और उसके बाद 2 से इन्फिनिटी है, ये लिख देना आप पूरा। यही वर्धमान और ह्रासमान के दोनों अंतराल थे, हमने लिख लिए। दोनों के आंसर आ गए। निरंतर वर्धमान का तो यह है और निरंतर ह्रासमान का यह है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है, बात इसी की करते हैं। इसमें कोई लिमिट वगैरह तो नहीं है ना? क्वेश्चन में देख लेते हैं, लिमिट वगैरह नहीं है तो हम कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, लिमिट वगैरह नहीं है तो अब पहले इसको सोल्व करते हैं। 2x प्लस sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x।
यहाँ देखो 1 प्लस कोस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कोस का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर। ध्यान देना, 1 प्लस कोस का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर, एंगल इसका हाफ, आधा। अब करते हैं, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है और नीचे से फिर 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, x अपॉन कोस स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x के अपॉन में कोस स्क्वायर लिखेंगे तो वो सेक स्क्वायर बनेगा, ठीक है, प्लस साइन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन x अपॉन कोस x क्या बचेगा फिर, tan x, और ये dx। ध्यान देना, x के अपॉन में कोस स्क्वायर लिखा तब ये बन गया, साइन x इंटू कोस x के अपॉन में ये लिखा, एक कोस तो कैंसिल हो गया, साइन x अपॉन कोस x क्या हो गया, tan x हो गया। अब अवकलन करते हैं, अवकलन नहीं सॉरी समाकलन करते हैं। समाकलन करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट इंटू सेकेंड किस प्रकार मानते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी, किसके अकॉर्डिंग, आइलेट से, आई फॉर इनवर्स नहीं है, एल फॉर लॉग नहीं है, ए फॉर अलजेब्रिक, तो ये रहा फर्स्ट, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ये रहा सेकेंड। ये अलग चीज़ है, प्लस tan x है, इसका सेक्स जो भी होगा अवकलन और समाकलन वो कर देंगे। यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन में क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का समाकलन, सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, tan x, क्योंकि हमने 7वीं एक्सरसाइज में पढ़ा था कि tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर। अवकलन समाकलन के सूत्र एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, अपोजिट हैं, तो आपने सेक स्क्वायर को tan x लिख दिया समाकलन में, माइनस का साइन होता है वहाँ, फुल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट कौन है x, और x का अवकलन कितना होता है 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, सेक स्क्वायर x का समाकलन tan x, और ये dx, और ये प्लस का साइन, इसको ऐसा का ऐसा ही लिख देता हूँ समाकलन का चिन्ह लगा के। देखो ये फायदा हो गया, ये प्लस tan x और dx, माइनस tan x और dx समान बन गए। फॉर्मूला याद भी नहीं है तो कोई बात नहीं, हालांकि tan x का समाकलन होता है log sec x, वो जब समाकलन पढ़ेंगे तब बताएंगे। हाँ, ये आंसर आ गया आपका, x tan x प्लस c। लास्ट में आंसर में एक कांस्टेंट राशि c लिख के छोड़ दिया करो आप। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बार बार आते हैं क्वेश्चन, सभी अच्छे हैं, पर ये देखो इसमें थोड़ा सा कारण है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरा कहने का मतलब है इसमें x की सिर्फ घात कितनी नज़र आ रही है, 2 आ रही है, उसके अलावा एक घात का x कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो अब आप एक बात बताओ, इसका सॉल्यूशन करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि ये ब्रैकेट 0 बनाने का कोई तरीका है क्या? ये ब्रैकेट 0 कब बनता है? जब एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिखो, माइनस ए स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर की जगह मैं माइनस ए स्क्वायर लिखूं तो ये 0 बन जाएगा, बनता है ना? अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर करते ही ये कैंसिल हो जाएगा और 0 बनता है। तो यहाँ ध्यान देना आप, सबसे पहले एक्स स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर करते ही, यहाँ माइनस ए स्क्वायर नहीं लिखना है, जो ब्रैकेट 0 बनता है उसको माइनस ए स्क्वायर नहीं लिखना, उसको ऐसा का ऐसा छोड़ना है और यहाँ लिख दो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? फिर प्लस का साइन। अब आप बताओ ये ब्रैकेट 0 कब बनता है? जब एक्स स्क्वायर की जगह माइनस का बी स्क्वायर लिखें तो इस एक्स स्क्वायर की जगह माइनस का बी स्क्वायर अपॉन इस एक्स स्क्वायर की जगह भी माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसमें लिखना नहीं है, कारण क्या है? क्योंकि ये 0 बन जाएगा बाद में। ये स्टेटमेंट लिखा है मैंने, dx और ये इंटीग्रेशन का साइन। सर क्या पता ये सही है या गलत है? अभी बता देता हूँ सही है या गलत है। आप इसका एलसीएम वगैरह लेके सोल्व कर सकते हो।
ये तो समाकलन के अंदर जो आपकी 9.5 है आंशिक भिन्न वाली उस एक्सरसाइज के अंदर ऐसा होता है। हालांकि अगर ऐसा नहीं करते आप तो थोड़ा सा मीटर बड़ा होता है, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब देखते हैं ये ब्रैकेट क्या है, -a² + b²। ये ब्रैकेट क्या है, -b² + a²। चिन्ह अलग अलग है, तो आप एक काम करो, इस माइनस के चिन्ह को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तब क्या बन जाएगा, a² - b² बन जाएगा। यहाँ भी a² - b², a² - b² को क्या ले लें, कॉमन। अगर आप 1/a² - b² को कॉमन लेते हो तब आपके पास क्या बचेगा, ये माइनस का चिन्ह तो अंदर भेज दिया, ऊपर सिर्फ कौन बचा, a² और नीचे कौन बचा, x² + a²। माइनस का चिन्ह यहाँ ले आऊँ और ये b², ये बाहर आ गया, ये कौन बचा, और ये dx। ध्यान देना, ये बात समझ में आ गई। माइनस के चिन्ह को अंदर गुणा कर दिया और इस ब्रैकेट को बाहर ले लिया, दोनों समान थे। ऊपर a², ये ऐसा कैसा, माइनस का चिन्ह यहाँ आ गया, b², ये बाहर आ गया, ये ऐसा कैसा। अब मैं एक काम करता हूँ, 1/a² - b², इंटीग्रेशन। ध्यान से देखना आप, इस a² को अगर आप साइड में लिखते हो और 1/x² + a² माइनस b² 1/x² + b² और ये dx। ध्यान देना, हमने आपको ये बात बताई थी कि tan 1 x का अवकलन 1/1 + x² होता था, 1/1 + x², और यहाँ 1 की जगह a आ गया। तो बात ये है कि ये फॉर्मूला किसका है वो देखते हैं, 1/a² - b²। ये जो फॉर्मूला है वो 1/a tan 1 x/a। बाहर कौन है वो देखते रहो, a²। ये हमें समाकलन से पता है 1/x² + a² किसका फॉर्मूला होता है, 1/a tan 1 x/a। ठीक इसी प्रकार ये दोनों सेम ही हैं। ये होता है 1/b tan 1 x/b। तो इस a से ये a कैंसिल, इस b से ये b कैंसिल, तो आपका जो आंसर है वो 1/a² - b² ब्रैकेट में a tan 1 x/a माइनस b tan 1 x/b प्लस c। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर लिमिट होती तो हम लिमिट और रख देते और हमारे पास एक संख्यात्मक मान आ जाता, पर जब तक अनिश्चित समाकलन हो तब तक आप इस कांस्टेंट c को लगाते रहना। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, इस लाइन से ये लाइन कैसे आई, इन ब्रैकेटों को सोचना है कि x की जगह क्या लिखें कि ये ब्रैकेट 0 हो जाए। तो उस ब्रैकेट में तो वो लिखना नहीं है और बाकी सभी में लिखना है, लिख दिया, फिर प्लस का साइन लगा दिया। फिर ये सोचा कि ये ब्रैकेट कब 0 होता है कि x² की जगह -b² हो तब होगा, तो इसमें नहीं लिखना है, ये तो ऐसा लिखना है, बाकी सभी में x² की जगह -b² लिख दो। बाद में इसको सोल्व कर लिया, जो कॉमन आ रहा था वो कॉमन ले लिया। किसी के मन में ये शंका है कि क्या पता इसका आंसर ये वापस आता है नहीं आता, आप इनका एलसीएम वगैरह लेके सोल्व कर लेना, इसका सॉल्यूशन वापस यही बन जाएगा। ये तोड़ने का तरीका है इसको। तो इसी प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 20 है वो कंप्लीट हो चुका।